बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोग ठीक है तो हैंड रेज करके बता सकते हैं। गुड, बहुत सारे लोग ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देख के बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग 5वें सेमेस्टर में आ चुके हैं और तकरीबन 3 सेमेस्टर रह गए हैं आपके। उसके बाद जो है वो आप माशाल्लाह ग्रेजुएट हो जाएंगे। इस कोर्स के अंदर हम क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करने लगे हैं और क्या कुछ करने लगे हम उसको डिस्कस करते हैं। ओके, ड्यूरिंग द लेक्चर हमारा क्या तरीकाकार होगा वो भी हम थोड़ी बातें डिस्कस करते हैं और साथ में लेक्चर से पहले की जो एक्टिविटीज़ है ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, वो ये कि आप जब इस सेशन में इनरोल होंगे या सेशन में एंटर होंगे, मतलब जूम के सेशन में आप जब भी एंटर होंगे तो आपने ख्याल करना है कि आपकी जो आईडी, आपका जो नेम है, जब आपका जो लेबल शो होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना लाजमी है। अब उसमें रजिस्ट्रेशन के साथ आप नाम लिखना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, आप नाम लिखें। लेकिन किसी स्टूडेंट का ऐसा ना हो कि जस्ट नाम हो या निक नेम लिखा हो और उसके अलावा कुछ भी ना हो, तो आपको जो है वो कम अज़ कम जो है रजिस्ट्रेशन नंबर रखना लाजमी है। जी ऐसा सर फाइनली आप रीनेम के लिए सर वो परमिशन दे दें सर। मैंने नाम रीनेम करना है, मेरा नाम जो है सर वो सही नहीं है, खराब लिखा है। नाम का इशू क्या है आपका? ठीक है ना, एसन सही लिखा है, साथ में नहीं रजिस्ट्रेशन सर, नंबर। ये नहीं है मेरा नाम सर, ये वो बहुत पुराना नाम है सर। वो दोस्त मेरे फ़ोन से वो क्लास लेता था तो वो उसका नाम लिखा है। अच्छा ठीक है, चलें आज के दिन आप जो है वो इसी नाम के साथ रहें, ठीक है? जी सर, ठीक है सर। और नेक्स्ट टाइम से फिर आपने जो है वो अपना नाम करेक्ट करके आना है। ठीक है सर। ओके, क्योंकि ये सजेशन मैं आज दे रहा हूँ, ये आपको एडवाइस में आज कर रहा हूँ, तो आज अगर किसी का इशू है तो वो ये आज जो है इस इशू के साथ भी आप क्लास जो है कंडक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ इसका ख्याल रखें कि एक और तरीका वैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर अपना रीनेम करना और इस हिसाब से आप एंटर हो चुके हैं तो फिर आप पहले लीव करेंगे। लीव करने के बाद आप फिर से अपने जो है वो आईडी वगैरह जो है उसका नाम वगैरह आप चेंज करेंगे और फिर चेंज करने के बाद फिर से आप जो है वो इसी सेक्शन के अंदर जो है दोबारा से आप लिंक पे क्लिक करके आप इसमें एंटर हो जाएंगे। तो फिर आपका जो है क्या है, आप दोबारा से इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपने इसका ख्याल रखना है कि आप जो है वो मेरी क्लास के स्टार्ट होने से पहले जो है वो वेटिंग रूम में एंटर हो जाए। मैंने यहाँ पे वेटिंग रूम बनाया हुआ है कि अगर मैं खुद ना भी हूँ तब भी जो है आप क्या हो जाएंगे, आप वेटिंग रूम में आ जाएंगे और जैसे ही मैं आऊँगा तो फिर मैं आप सबको इस सेशन के अंदर जो है वो ऐड कर लूँगा। अब उसमें क्या होगा फ़ायदा और इससे उसको वेटिंग रूम का इस्तेमाल करना क्यों बेहतर है, वो इसलिए कि हम इस तरह से हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो महफूज हो सकता है कि जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है तो उसमें मुझे जो है फिर पहले 5-6 मिनट जो है वो सब स्टूडेंट को ऐड करना पड़ता है अगर वो इंडिविजुअल आते रहते हैं। जैसे कि मैंने वेटिंग रूम देखा शुरू में तो 5 बंदे थे, फिर उसके बाद दोबारा देखा तो फिर 5 बंदे थे, फिर 4 बंदे, फिर 2 बंदे, तो मुझे फिर सारों को अलग-अलग करके ऐड करना पड़ता है। तो इससे बेहतर ये होता है कि अगर आप एक दफ़ा सारे मौजूद हो तो मुझे वन क्लिक के ऊपर मैं तमाम स्टूडेंट को ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए फिर आप इसका ख्याल रखें कि जैसे ही आपकी जो है वो क्लास का टाइम होता है, जैसे आज 3 बजे आपकी क्लास का टाइम है, तो आप 2:58 पे 2:59 पे आप जो है वो वेटिंग रूम को ज्वाइन कर लें। तो वेटिंग रूम को आप ज्वाइन कर लेंगे, मैं 3:02-3 में जब उसको ज्वाइन करूँगा तो फिर मेरे लिए जो है वो सिंगल क्लिक के ऊपर ईजीली मैं सबको ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा ये भी होता है कि अक्सर स्टूडेंट का जो है वो नेट का इशू होता है, वो ड्यूरिंग द क्लास जो है वो बार ब्रेक होता है, बार ज्वाइन करते हैं, तो उससे कतन कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये इशू होता है आप दोबारा ज्वाइन करें,
मैं आपको जो है वक्त के साथ साथ जो है मैं वेटिंग रूम को चेक करता रहता हूँ और मैं आपको ऐड करता जाता हूँ। लेकिन जो स्टार्टअप का जो टाइम होता है जिसमें हम कुछ काम कर सकते हैं या कुछ हम सेटअप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वेट करना पड़ता है कि इतनी अमाउंट स्टूडेंट्स की हो जाए ताकि मैं जब करवाऊँ तो स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे के साथ जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, तो इतने कम से कम स्टूडेंट हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर क्लास के अंदर 30 या 35 लोग होते हैं और स्टार्टअप में सिर्फ जो है वो 3 से 4 स्टूडेंट है, तो 3 से 4 स्टूडेंट को जो है फिर मैं 3 से 4 स्टूडेंट की जो है फिर मैं ये नहीं कर सकता कि उनको जो है वो लेक्चर जो है वो कंडक्ट करना उनके साथ शुरू कर दूँ। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे जो वेट करना पड़ेगा कि कुछ और स्टूडेंट हो जाएं ताकि फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ। तो इसलिए प्रेफरेंस ये है कि आप जो है वो जैसे आपकी क्लास का टाइम हो उससे 1-2 मिनट पहले ही आप जो है वो ज्वाइन कर लें। वैसे भी ज्वाइन करने में भी आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो जो आपको टाइम लगेगा तो उस टाइम को जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको अवेल कर सकते हैं इस सेंस में कि हम अपना टॉपिक वगैरह स्टार्ट कर लेंगे। आप लोग जो है वो जैसे मैं क्लिक करूँगा आप लोग फौरी जो है वो ज्वाइन हो चुके होंगे और हम अपना लेक्चर जो है वो सही तरीके से स्टार्ट कर चुके होंगे। तो फिर आपको भी जो है वो दोबारा से रिकनेक्ट होने का या मेरा वेट करने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, मेरे आते साथ ही वो आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, फर्दर ये कि इस जो हमारी जो आज की क्लास है इसके अंदर जो एक चीज़ ये कि आपको एक कंट्रोल वे में जो है वो रखा जाएगा। कंट्रोल वे में इस सेंस में कि आपने अगर कोई क्वेश्चन वगैरह करना है तो आप हैंड रेज करेंगे और हैंड रेज की ज़रूरत में मैं फिर आपको परमिट करूँगा और आप फिर मुझे आंसर करेंगे। तो इस तरीके से आपने जो भी क्वेश्चन करने हैं आप हैंड रेज करें और फिर आप सॉल्व करें। तो इस तरह से मैंने आपका माइक का जो कंट्रोल है वो इस तरह से जो है वो रखा हुआ है कि जब मैं किसी को परमिट करूँगा तो वो उसी सूरत में जो है मुझसे कम्युनिकेट कर सकता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन होता है और थोड़ा-सा इस तरह का होता है कि उसको क्वेश्चन करने वाला सही तरीके से उसको जो है बता नहीं पा रहा होता है, फिर दूसरा बंदा भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर इससे जो है वो जो उसकी कह लें कि जो समझ आनी है होती है, जो मुझे बात पहुँचनी होती है, वो मुझे प्रॉपर पहुँच नहीं पाती कि एक ही वक़्त में मल्टीपल लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तो अब इस मैकेनिज़्म पे चलेंगे तो फिर बड़ी आसानी होगी, वो ये कि जो बंदा सवाल पूछना चाहता है हैंड रेज़ करेगा और मैं उसको परमिट करूँगा और वो फिर जो है सवाल पूछ के अपने आंसर जो है वो गेट कर लेगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, आपको इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन आप कोई ऐसी बात करते भी हैं जिससे दूसरे लोग हंस रहे होते हैं तो मैंने माइक बंद रखा होगा तो आपको नहीं पता होगा कि वो हंस रहे या नहीं हंस रहे, तो ये भी इस लिहाज से बड़ा अच्छा रहेगा। तो एक तो ये चीज़ होगी। सेकेंडली इसमें हमने फिर इसका भी ख्याल करना है कि हम जो है वो जो चैट वगैरह करते हैं तो मैं चैट की आपको रिस्ट्रिक्शन रखूँगा, वो ये कि चैट में सिर्फ इसी पर्पज़ पे यूज़ करूँगा कि या तो मैंने आपसे बात करनी होगी या फिर मैंने आपके से कुछ काम कहा होगा और वो आपने जो है करना होगा, तो उस वक़्त मैं आपका चैट अलाउ करूँगा, अदरवाइज़ आपका चैट जो है वो भी बंद होगा। तो इसका ये आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना कि हम जो है वो सिर्फ़ एक टीवी पे बैठ के हैं और टीवी के लिहाज से चल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आपकी पार्टिसिपेशन इसमें इन्वॉल्व होगी कि आप जो है विद द हेल्प ऑफ हैंड रेज़िंग आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, हम सिर्फ कंट्रोल वे में चलेंगे ताकि बदमज़गी पैदा ना हो और हम अपनी क्लास जो है वो अच्छी तरीके से कंडक्ट कर सकें। ओके, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को कि इस कोर्स में हमने क्या कुछ करना है। तो सबसे पहले तो इस कोर्स का इंट्रोडक्शन है। इस कोर्स में हम जो है वो क्या करेंगे, हम इसमें बेसिक शेप्स बनाएंगे। तो अगर किसी के ज़हन में था कंप्यूटर ग्राफिक्स में हमने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, तो जो आपके बहुत बड़े बड़े काम होंगे वो आपके स्टार्ट किससे होंगे, वो आपके बेसिक और छोटे छोटे कामों से स्टार्ट होंगे। तो हम जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर क्या करेंगे, छोटे छोटे से शेयर्स बनाना शुरू करेंगे और फिर ऐसा ऐसा उसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो आपका जो ये कोर्स है इसमें हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम प्रोग्रामिंग की मदद से जो है वो क्या करेंगे, शेप बनाएंगे और हम उसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो हमारे पास है जावा। तो हम इसमें जितना काम कर रहे होंगे वो जावा में कर रहे होंगे, क्योंकि आपने इससे प्रीवियस जो है वो जावा का कोई कोर्स या जावा की लैंग्वेज को किसी कोर्स में पढ़ रखा है,
आपको उसका बेसिक आइडिया मौजूद है, तो यहाँ पे हम उसी को यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं है कि आपको जो है वो पूरा कोर्स पास हुआ हो तब भी आप कर सकते हैं, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने बिल्कुल ना पढ़ा हो तो फिर आप ये कर सकते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको टूल से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको लैंग्वेज के सिंटैक्स से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट से इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकें। हमारा जो स्टार्टअप है उसमें हम जो है वो 2D शेप्स के ऊपर काम करेंगे। 2D शेप्स के हम एल्गोरिथम वगैरह जो है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि उन शेप्स को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो मैनिपुलेशन करने की हम डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह इसमें देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो मैथमेटिकल मॉडल है वो हमारी मैनिपुलेशन के अंदर जो है वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे उसके अंदर तब्दीली वगैरह और चेंजेस वगैरह लेकर आते हैं। और इसके अलावा हम किसी टाइम पे ये भी कोशिश करेंगे कि हम एनिमेशन भी बनाएं और एनिमेशन की लॉजिक समझें कि एनिमेशन बनती कैसे है, उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारा काम होगा कि हम ग्राफिक लाइब्रेरी, जिसका नाम यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे ओपन जी है, हम उसका इस्तेमाल करना सीखें। तो शुरू का जो हमारा पोर्शन है उसका मकसद ये होगा कि हम ज़रा देखें कि आपने पुरानी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना सीखा, आपने लैंग्वेज से जो है वो आपने पुरानी से जो है वो डिफरेंट काम किए, उनमें आपने जो है वो कैलकुलेशन वगैरह की, आपने जो है वो डाटा हैंडलिंग किया, आपने कंपैरिजन किया, आपने बहुत सारे काम किए। अब ज़रा अगले स्टेप पे आके देखते हैं कि अगर आपने उसी प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अगर कोई शेप्स वगैरह बनानी है तो आप वो कैसे बनाएंगे। तो शुरू का हमारा जो पोर्शन है वो शेप बनाने पे है कि शेप हम कैसे बना सकते हैं। तो जब हमारे यहाँ पे शेप बनाने वाले काम हम कर लेंगे, हम शेप को मैनिपुलेट कर लेंगे, फिर हमारा होगा कि भाई अब शेप बनाना हमें समझ आ गया, उसके बेसिक आइडियाज़ हमें समझ आ गए। अब हम ये करते हैं कि ज़रा इसको एडवांस लेवल पर लेके जाते हैं। अब एडवांस लेवल के लिए तरीकाकार तो ये हो सकता है कि आप सारे एल्गोरिथम पढ़ते जाएँ, सीखते जाएँ और उसके बाद आगे चलें। तो दूसरा तरीकाकार ये है कि एक चीज़ हमारे पास पहले बन चुकी है, अब उस बनी हुई चीज़ को स्टडी करने से बेहतर होगा कि अब हम क्या करें, हम उसको ज़रा यूज़ करना सीखेंगे, वो यूज़ कैसे करते हैं। क्योंकि गिवन कोर्स के अंदर रहते हुए सारे के सारे एल्गोरिदम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, और आप सारों को या उनको यूज़ करना भी आपको ना आता हो, उसके बारे में आइडिया भी ना हो, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कोर्स पढ़ते हुए। तो फिर इसके लिए फिर क्या होगा, शुरू में हम ये भी देखेंगे कि आपके पास जो है वो चीज़ बनती कैसे, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा बनाने करने के लिहाज से। फिर उसके बाद जब हम एक ग्राफिक लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि हम जो है वो किस तरीके से हम किस तरीके से जो है वो डिफरेंट लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए एग्जिस्टिंग जो आपके टूल्स हैं उनसे हम शेप्स वगैरह को डेवलप कर सकते हैं, एनिमेशन वगैरह को डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड पोर्शन का हिस्सा हो जाएगा। फिर अब थोड़ी सी मिसकंसेप्शन की बात कर लेंगे। अक्सर जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स का जब नाम लेते हैं तो उसमें हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि शायद हम कुछ ऐसी चीज़ों को भी कंप्यूटर ग्राफिक्स के दायरे में लेकर आ रहे होते हैं जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो नहीं होती। मिसाल के तौर पे हम जो है ये जब नाम सुनते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स को तो ज़हन में आता है शायद हमने क्या करना है, हमने जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कोर्सेज होते हैं तो उसके अंदर आप जो है डिफरेंट टूल पढ़ते हैं, कोरल ड्रॉ, एडोबी फोटोशॉप, तो ये इसका पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो इस कोर्स का हिस्सा होगा, कोर्स में हम काम करेंगे, हम ज़रा इस बात पे फोकस करेंगे कि ये जो टूल हैं ये एक्चुअली बने कैसे होंगे, इनके बैक एंड की लॉजिक क्या होगी। तो इस टूल को सीखना हमारा यहाँ पे काम नहीं होगा। ये टूल जो है वो वक्त के साथ साथ तब्दील होते जाते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन उनकी बेस जो है वो क्या है, किस तरीके से बने, हम उनके बारे में फोकस करेंगे। इस तरीके का जब हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे होते हैं साथ कंप्यूटर ग्राफिक्स का होता है, बाद दफ़ा हमारे जहन में आता है कि हम किसी ऐसे टूल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम जो डेवलपमेंट करेंगे। जैसे कि ब्लेंडर 3D आपके पास एक ग्राफिकल टूल है और इसके अंदर जो है वो आप ग्राफिक्स के डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हैं। आप इवन स्क्रिप्ट वगैरह लेके आप इस टूल को भी इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका ओपन सोर्स है, फ्री टूल है, इसको लोग यूज़ करते हैं, इसके ऊपर काम भी करते हैं। तो हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमारा इमेज जो एग्जिस्टिंग इमेज हैं या पिक्चर वगैरह देते हैं उसको एडिट करने वाला, जैसे कि फ़ोटोशॉप अक्सर लोग करते हैं, वैसा काम भी हमारा इसमें नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक आइडिया हो गया कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के कोर्स में हमें क्या करना है। अब ज़रा रिसोर्सेज देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या रिसोर्स दरकार हैं और क्या अवेलेबल हैं और हम इनको कैसे यूज़ करेंगे।
तो हमें तो अपने कोर्स को लेके चलने के लिए एक बुक चाहिए, और वो बुक हमारे पास होगी कंप्यूटर ग्राफिक विद ओपन। इस बुक को हम कोर्स बुक के तौर पे यूज़ करेंगे, और इसी से हम जो है कंटेंट लेके हम जो है वो स्टडी कर रहे होंगे। इसके अलावा रेफरेंस के तौर पे, ताकि आपको अच्छा नॉलेज वगैरह भी हासिल हो, आप उसको स्टडी कर सकें, तो ये आपके पास है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। और ये दोनों बुक्स जो हैं ये आपको अवेलेबल है LMS पे, आप उसको जो है वो एक्सेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लेसन प्लान्स अवेलेबल हैं, जो कि LMS पे आप देख सकते हैं। मेरे मिड तक सारे के सारे जो लेसन प्लान्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा आपको लेसन LMS के ऊपर ही आपको लेसन वीडियोज़ मिल जाएंगी, और वीडियो जो है वो आपकी LMS का अपना हिस्सा नहीं है, बल्कि मैंने उनको एम्बेड किया हुआ है। एक्चुअल में आपकी जो वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब पे जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पे उनकी रजिस्टर है। यहाँ पे आपके पास क्या है, आपको LMS पे उनका लिंक मिलेगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है वो आपकी खुलेगी, तो इसी के ऊपर ही आपके LMS के ऊपर ही, लेकिन वो LMS का पार्ट नहीं होगी, वो एम्बेड हुई भी होगी। तो एक्चुअल में जो वीडियोज़ हैं वो सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई होंगी। अब यूट्यूब पे अगर आप चैनल को एक्सेस करेंगे तो आपको जो है वो ये वीडियोस अवेलेबल नहीं होंगी। वो इसलिए अवेलेबल नहीं होंगी क्योंकि मैंने इनको पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं रखा हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त में आप अवेल कर सकते हैं जब आप लिंक को क्लिक करते हैं। अब आपने LMS के ऊपर उसको नहीं खोलना, आप चाहते हैं कि आप उसको जो है वो यूट्यूब पे डायरेक्टली खोलें, लेकिन अब आपके पास खोलने के लिए चैनल का रास्ता नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये कर सकते हैं कि लेसन प्लान्स के अंदर भी मैंने जो है इनके लिंक प्रोवाइड किए हैं, तो इसमें लिंक आपको उसमें भी मिल जाएंगे। तो जब आपको लिंक उसमें अवेलेबल होंगे तो आप वहाँ से भी क्या क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से क्लिक करके भी जो है वो, या उधर से जो है वो लिंक पूरा उठा के यूट्यूब का आप जो है वो ब्राउज़र पे डाल के आप उसको ओपन कर सकते हैं, तो वहाँ से भी व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लैब मैनुअल जो है वो बनाना होगा, उसको फिल करना होगा, तो वो भी आपको जो है वो LMS पे अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रोड मैप ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक कोर्स, कि हमने इस कोर्स को किस तरीके से लेके चलना है, इसमें क्या क्या काम करेंगे हम। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स से, जो कि आज से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा हम इसमें कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स की टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, और इसके अलावा हम यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स के हार्डवेयर की चीज़ों को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है वो इसमें आ रहा होगा। फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम्स फॉर ग्राफिक प्रिमिटिव, हम जो है वो एल्गोरिदम देखेंगे ग्राफिक प्रिमिटिव्स के, यानी कि बेसिक ग्राफिक्स के। तो उसमें क्या होगा आपके पास, उसमें हम बनाएंगे पहले लाइन, और लाइन के लिए हमारे पास दो एल्गोरिदम है, DDA लाइन और रेजनहम लाइन। तो ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 5 में, आप बुक में उसको वहाँ से भी जो है फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन एल्गोरिदम फॉर ग्राफिक प्रिमिटिव, ये उसी का यानी कि टॉपिक का फर्दर पार्ट है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे बजन है मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम, इसमें हम सर्कल बनाना जो है वो सीखेंगे। इसमें जो आपके पास ये और ये जो आपके पास दो एल्गोरिदम है, इसमें हम पहले डेरिवेशन करेंगे, यानी कि इसके जो पैरामीटर्स हैं वो ड्राइव करेंगे कि किस तरीके से आपका जो है जो उसका एल्गोरिदम है उसकी लॉजिक मैथमेटिकली कैसे डेवलप हुई, उसके बाद उसको प्रोग्राम में कैसे डेवलप किया हुआ, हम सारा काम जो है इसमें देखेंगे। और ये भी आपको जो है वो चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा। इसके बाद जो है फर्दर हम आगे चलेंगे, तो इसमें फिर हमारे पास आ जाएंगे फिलिंग एल्गोरिदम्स, हम फिलिंग एल्गोरिदम्स करेंगे, जिसमें बाउंड्री फिल और फ्लड फिल एल्गोरिदम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम जो है वो चैप्टर नंबर 5 के अंदर ही इसको हम जो है वो डिफरेंट शेप्स के अंदर फिलिंग करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि हमने बेसिक शेप्स वाला बना ली। जब हम लाइन वगैरह बना लेंगे तो हम डिफरेंट शेप्स और भी बना सकते हैं उसमें, जैसे आपके रेक्टेंगल वगैरह, सर्कल, सॉरी स्क्वायर वगैरह है, तो आप ये उसमें बना लेंगे। फिर इसके बाद उसमें फिलिंग की बात होगी तो हम इसमें फिलिंग एल्गोरिथम यूज़ कर लेंगे। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारे पास आता है कि अब हमने ज़रा हमको मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट करने के लिए हम उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म में हमारे पास बेसिक क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसलेशन कि हम किसी शेप को मूव कर लें, स्केलिंग कि हम उनका साइज चेंज कर लें, रोटेशन या हम उनको घुमा लें। तो इस तरीके से आप जो है उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेकर जाएंगे तो हमारे पास होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस आ जाएंगी। और फिर उसके बाद फर्दर हम आगे चलेंगे तो फिर देखेंगे कि सक्सेसिव ट्रांसलेशन क्या होती है, सक्सेसिव रोटेशन क्या होती है,
सक्सेसिव स्केलिंग क्या होती है, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। और जब ये हम काम कर लेंगे तो हम डिफरेंट कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे, जो कि डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ हम एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, जिससे उसका रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास क्रिएट किया जा सकता है, वो हम काम करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा टू डायमेंशनल व्यूइंग, जिसके अंदर हम विंडो टू व्यू क्लिपिंग, विंडो टू व्यू कन्वर्जन करेंगे, पॉइंट क्लिपिंग करेंगे, इसके अलावा हम लाइन क्लिपिंग करेंगे। और फिर इसके साथ ही हमारा ओपन जी स्टार्ट हो जाएगा। और ओपन जी में आके हमने क्या करना है, हमने जो है वो 3D शेप्स बनानी है। उसमें पॉलीगॉन हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, फिर हम टेक्सचर मैपिंग के बारे में देखेंगे, और फिर हम 3D एनिमेशन के बारे में देखेंगे कि एनिमेशन वगैरह हम कैसे बना सकते हैं ओपन जी के अंदर। तो ये हमारा एक गो थ्रू हो गया हम उस फ्लो से जो हमने इस कोर्स के अंदर कवर करना है। अब इसके बाद बात करेंगे हम एवोल्यूशन क्राइटेरिया पे, कि अगर आपने ग्रेड हासिल कर रहे हैं तो ग्रेड हासिल करने के लिए आपको किस तरह की जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप जैसे जानते हैं कि अगर आपके पास 3 क्रेडिट आवर कोर्स हो, जैसे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स आपके पास 3 क्रेडिट आवर कोर्स है, तो आपके पास टोटल 60 पॉइंट्स होते हैं। और 60 पॉइंट में से आपके 40 पॉइंट जो है वो थ्योरी के होते हैं, और 20 पॉइंट जो है वो प्रैक्टिकल के होते हैं। जो थ्योरी की आपके पास 40 पॉइंट्स हैं, उनमें से 8 जो पॉइंट्स होंगे वो आपके असाइनमेंट और क्विज के होंगे। अब जो ये असाइनमेंट और क्विज है आपके, इसमें क्या होगा और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आपके जो असाइनमेंट है उससे की बेस पे आपकी अटेंडेंस होगी, इसलिए आपके टोटल 16 वीक होते हैं एक सेमेस्टर के अंदर, तो इसमें भी आपके 16 जो असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी। और इसी तरीके से आपके जो क्विज़ेस हैं वो भी 16 हैं। तो क्विज़ेस भी 16 हैं, और इनका मकसद जो है वो क्या है कि ये चेक किया जाए कि आप जो है वो वीकली रेगुलरली जो है वो अपने जो लेसन हैं जो कि आपको शेयर किए गए हैं, जो वीडियोज़ हैं आपके साथ जो शेयर की गई हैं, आप उनको देखते रहें, और इसी तरीके से आप जूम के सेशन जो है वो कंडक्ट करते रहें, और फिर आप जो है वो इतने स्किलफुल हो जाएं ताकि आप क्विज़ परफॉर्म कर सकें। तो क्विज़ का मकसद ये है कि आपकी वीकली प्रोग्रेस को भी जो है वो मॉनिटर किया जा सके कि आप क्या कुछ जो है वो परफॉर्म करते जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें जो क्विज़ है उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसमें 2 तरह के टाइम के साथ आपको हैंडल करना होता है। ये आपको इल्म होना चाहिए कि दोनों टाइम क्या है, उनके लिहाज से आपने बड़ी एहतियात करनी होती है। एक आपके पास अटैम्प्ट का टाइम है। अटैम्प्ट का टाइम का मतलब ये है कि आप कितने टाइम तक जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं, कौन सा टाइम आपका अवेलेबल है वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि आपका क्विज़ जो है इसी फ्राइडे को है, तो ये एग्जांपल जो रियल एग्जांपल है, यानी कि इस फ्राइडे को आपका क्विज़ है, और उसके टाइम क्या है, उसका टाइम ये है कि क्विज़ आपका इस फ्राइडे को शाम 4:30 बजे स्टार्ट होगा, यह टाइम का टाइम है। और कब ख़त्म होगा जी, ये सैटरडे को शाम 4:30 बजे तक आप जो है इसको लाजमी तौर पे जो है वो ख़त्म कर लेंगे, अदरवाइज़ आपका क्विज़ जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपके पास जो है 24 आवर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये 24 आवर्स क्या है, ये अटैम्प्ट के टाइम है। तो अटैम्प्ट का टाइम का मतलब यहाँ पे ये है कि इस दौरान में, इस टाइम के बीच में आप किसी भी टाइम पे क्विज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इतना ज़्यादा टाइम देने का मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि अक्सर जो है अगर मैं आपका टाइम फिक्स रख दूँ, भाई 4:30 बजे क्विज है और आपका क्विज जो है वो 15 मिनट का है, और इतफाक़ से 4 बजे लाइट चली जाए और 5 बजे है, तो फिर तो आपका क्विज रह जाएगा, या लाइट नहीं जाती, इंटरनेट का इशू हो जाता है। तो इस वजह से आपको इतना टाइम दिया जाता है कि आप उस पूरे टाइम में से कोई ऐसे टाइम स्लॉट सेलेक्ट करें जिसके अंदर आपको ना ही इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो, ना ही आपको इंटरनेट का इशू हो, आप बिल्कुल रिलैक्स भी हों। कोई जो भी सौदा सरफ वगैरह आपने लाना है, या जो भी आपने खाना शाना पकाना है, जो बर्तन ठर्तन धोने हैं, वो आप पहले पर कर लें, और उसके बाद रिलैक्स होकर आप फिर क्विज परफॉर्म करें। तो फिर इस लिहाज से आपको इतना टाइम जो है वो दिया जाएगा ताकि आप इसमें आराम से सुकून से क्विज जो है परफॉर्म कर सकें। अब क्विज जो है इसमें एक टाइम तो ये हो गया कि जो अटैम्प्ट का टाइम है। दूसरा ये है कि आपके जो अटैम्प्ट आपका जो स्टार्ट से लेके सबमिट का जो टाइम है वो ज़रा और रिस्ट्रिक्टेड होगा, यानी कि जब आपने
क्विज़ को स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल 4:30 बजे का टाइम है, लेकिन आपने कहा भाई 7 बजे क्विज़ करते हैं, 7 बजे आपने क्विज़ स्टार्ट किया, तो आप 7 बजे क्विज़ स्टार्ट करने के बाद भी आपका टाइम है, रिस्ट्रिक्शन टाइम है कि आपने लाजमी उस टाइम के अंदर आपने सबमिट करना है, अदरवाइज आपका सबमिट नहीं होगा। अब वो क्या टाइम है, वो ऐसे हो सकता है कि जैसे आपके पास इस वाले जो क्विज़ है जो कि आपका फ्राइडे को है, वो 15 मिनट का क्विज़ है। अब वो 15 मिनट का क्विज़ का मतलब ये है कि आपने जैसे क्विज़ स्टार्ट किया, उसके बाद 15 मिनट्स आपके पास हैं, उसको आपने करके सबमिट करना है। 15 मिनट के बाद आप जो है सबमिट नहीं कर सकते। मेरे पास ये शो होता है कि भाई स्टूडेंट ने जो है वो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसकी कोई प्रोग्रेस मेरे पास नहीं आती, उसकी 0 मार्क्स डायरेक्ट लग जाते हैं। तो इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है कि जब आप कोई स्टार्ट करें तो उस टाइम लिमिट के अंदर आप उसको कंप्लीट भी करें। सेकेंडली, इसमें जो टाइम की रिस्ट्रिक्शन है, इसकी भी कुछ पॉलिसीज़ हैं, वो भी समझ लें। जो क्विज़ आपकी ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड वो क्विज़ होंगे जो कि आपने MCQs के फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, आपने ट्रू फॉल्स MCQs के फॉर्म में आपने जो है वो LMS के ऊपर ही परफॉर्म करने। तो ये आपके ऑटोमेटेड क्विज हैं, इनका टाइम जो है थोड़ा सा कम होता है। इतना टाइम ज़रूर होता है कि आप जो है वो हर चीज़ को सोच समझ के कर लें, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता। इसके अलावा कुछ आपके ऐसे भी क्विज होंगे जो आपके सबमिशन बेस्ड होंगे, जिसमें आपने सबमिशन करनी होगी। सबमिशन ऐसे करनी होगी कि आपका कोई जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद आपको एक जो है फाइल मिलती है, उस फाइल में आपको कोई टास्क वगैरह मिला होता है या कोई क्विज के रिलेटेड आपको प्रोग्राम लिखना होता है। आप वो प्रोग्राम जो है वो लिखेंगे पेज के ऊपर, उसके बाद लिखने के बाद आप उसको अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास और सेक्शन लिखने के बाद उसको कंप्लीट करके उसके स्कैन करने के बाद आप उसको सबमिट करेंगे। ऐसे क्विज में थोड़ा सा टाइम लगा, आपके रिस्ट्रिक्शन जो टाइम है वो ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि आपने उसको जो है वो डाउनलोड भी करना है, फिर उसके बाद आपने उसको जो है हल भी करना है, हल करने के बाद स्कैन करने में भी टाइम लगेगा, स्कैन करके फिर अपलोड करने में भी टाइम लगेगा, फिर सबमिट करने में टाइम लगेगा। तो उस लिहाज से चीज़ रखते हुए जो है इसमें आपको इतना टाइम जो है वो दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो 10 लाइन ऑफ कोड का क्विज है, तो इन 10 लाइन ऑफ कोड्स के अंदर जो है वो जस्ट स्टेटमेंट नहीं है बल्कि आपके ब्रैकेट्स भी शामिल हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको 10 लाइन ऑफ कोड आपको का क्विज आपको है, आपने जो है वो 10 लाइन ऑफ कोड लिखनी है, तो उसके लिए आपको 20 मिनट्स में दिए जाएंगे, जिसमें आप जो है वो क्विज को जो है वो देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद आप जो है वो इवन आप ये कर सकते हैं, अगर आप स्मार्टली काम करना चाहते हैं कि आप पहले से ही पता है कि आपको क्विज होना है, तो आप जो एक प्रोग्राम जो है उसको एक्टिवली तैयार कर लें। फिर उसके बाद जैसे क्विज आपको मिले तो क्विज पढ़ने के बाद जो है ज़रा आप उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोग्राम बना के आप जो है चेक कर लें कि हाँ जिसका सोल्यूशन क्या बनेगा, फिर उसी सोल्यूशन को फिर आप जो है वो हाथ से जो है किसी पेज के ऊपर लिख लें और फिर उसको स्कैन करके सबमिट कर लें। तो ये सारा काम आप जो है वो 20 मिनट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। और ये याद रखिए कि ये मैं 10 लाइन ऑफ कोड की बात कर रहा हूँ, और इसके अंदर आपकी जो सिर्फ स्टेटमेंट्स 10 नहीं होंगी, बल्कि इसके अंदर आपके ब्रैकेट्स वगैरह, जो स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, वो भी इसके अंदर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। अच्छा, ये हो गई हमारी क्विज की बात। और इसके बाद हमारे पास मिड है और फाइनल है। मिड में आपके क्या होगा, आपके मिड में 12 पॉइंट्स हैं, तो मिड तक का जो काम है हम वो करेंगे, वो क्विज होगा, वही आपकी एग्ज़ाम का पार्ट होगा। फाइनल में आपका पूरा का पूरा कोर्स शामिल होगा, उसके 20 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो प्रैक्टिकल पोर्शन आता है। प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर आप दो पार्ट्स हैं, एक आपका है कि आपने उसके अंदर प्रोजेक्ट करना है, तो एक प्रोजेक्ट हो जाएगा, और दूसरा पोर्शन होगा उसमें आपने लैब टास्क करने हैं। अब बात आती है बात प्रोजेक्ट की कि प्रोजेक्ट में क्या करना है। तो प्रोजेक्ट को करने से प्रोजेक्ट की बात जो है मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ ही मैं इस वक्त आपकी चैट जो है वो इनेबल कर रहा हूँ। चैट इनेबल कर दी है मैंने आपकी। अब आपने ये करना है कि आप एवरीवन को जो है, यानी कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट आप सेंड जो है वो चैट जो है एवरीवन को करते हैं, आपने जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो चैट में सेंड करना है, ताकि मेरे पास जो है सबकी जो है SMS नंबर, सबके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए और मुझे पता चल जाए कि कौन कौन स्टूडेंट जो है इस वक्त क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट में आपके पास कुछ ऐसा होगा कि
आपने प्रोजेक्ट बनाना होगा यूनिटी पे, और यूनिटी का जो आपका प्रोजेक्ट है, अच्छा यूनिटी है क्या, यूनिटी आपके पास, यूनिटी 3D आपके पास एक टूल है जिसमें आप गेम वगैरह डेवलपमेंट कर सकते हैं। 2D गेम भी डेवलप की जा सकती है, 3D गेम भी डेवलप की जा सकती है। इसमें आप ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड, या आप इसको वर्चुअल रियलिटी बेस्ड कह सकते हैं, या जिसको आप जो है वो ऑकुलस हेडसेट वगैरह की गेम्स वगैरह भी आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। तो अब आपने इसमें प्रोजेक्ट बनाना है। अब ये प्रोजेक्ट आप कैसे बनाएंगे, जाहिर सी बात है आपने यूनिटी 3D का टूल पहले कभी यूज़ नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम आप यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे। तो उसमें पहला काम तो ये है कि आप लोगों ने ग्रुप बनाना है। कितने का ग्रुप होगा, और उसमें आप कैसे उनको सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट तो खैर आपने जैसे भी करना है आप वो सिलेक्ट करें। तो उसमें जो मेंबर ऑफ़ ग्रुप्स हैं, नंबर ऑफ़ ग्रुप हैं, उनमें आपके पास क्या होगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। वो इस बेसिस पे हो जाएगा कि आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं और हम आपकी क्लास में कितने ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। तो ये बात जो है ग्रुप बनाने की और ग्रुप में मेंबर्स की तादाद की, वो आपको सर्विसिंग जो है वो बताएंगे। अब आपने ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप बनाने के बाद अगला स्टेप ये होता है कि आपने यूनिटी के ऊपर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। अब यूनिटी का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको मेरी तरफ से कोई गाइडेंस नहीं होगी, प्योरली आप प्रोजेक्ट जो वो खुद डेवलप कर रहे होंगे, आप खुद काम कर रहे होंगे। अब आप काम कैसे करेंगे, आप ये काम ऐसे करेंगे कि आपने यूट्यूब पे या किसी और ऐसे साइट पे जहाँ से आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं, आपने उनको एक्सेस करना है और देखना है कि आपको यूनिटी के वो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जिसमें कंप्लीट गेम बनती हो। ठीक है, पूरी की पूरी गेम बनती हो। अब जब आपकी पूरी की पूरी गेम आपने देखा कि भाई ये गेम इसमें बनती है, तो आपने उस वाली गेम का जो टॉपिक है, टाइटल है, वो सिलेक्ट कर लेना है। और वो सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने सीआर को बता देना है। और सीआर का काम होगा कि वो अपने पास लिस्ट बनाए कि हाँ जी ये वाला ग्रुप है, इसमें ये वाले मेंबर हैं, और इन्होंने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल ये वाला सेलेक्ट किया जो कि यूट्यूब पे इस चैनल पे है। तो इस तरीके से जो है वो एक ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब दूसरा जो ग्रुप होगा वो क्या करेगा, वो भी सर्च करेगा। अगर वो इसी चैनल को सिलेक्ट करता है तो सी आर कह देगा भाई नहीं आपने ये नहीं करना, आप ये और सिलेक्ट करेंगे, पहले से सिलेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हर जो ग्रुप होगा पूरी क्लास में वो यूनिक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और यूनिक प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको यूट्यूब पे यूनिटी 3D के गेमिंग के बहुत सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे, आपने उनमें से भी सिलेक्ट करना है, आपने टाइटल वगैरह अलग सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप जो है वो आपने उस चैनल को सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद आप वहीं से उसी ट्यूटोरियल को जो है वो देखते जाएंगे, साथ साथ आप गेम डेवलप करते जाएंगे, और इस तरह से आपकी एट द एंड वो गेम आपकी जो है मुकम्मल हो जाएगी। अब आप मुझे बताएंगे भाई मैंने इस वाले चैनल को देखा था, मैं उस चैनल के आखिरी प्रोडक्ट को देखूंगा, उस प्रोडक्ट क्या है, फिर मैं आपके प्रोडक्ट के प्रोडक्ट देखूंगा कि आप वहाँ तक पहुँचे हैं। तो और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो ये देखेंगे कि आपने इसमें क्या कुछ सीखा। तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट जो परफॉर्म होगा। अब आपकी यहाँ पे एक और भी कन्फ्यूजन हो सकती है, अक्सर जो स्टूडेंट्स हमने यूनिटी पे काम किया होगा या उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हुए, तो उन्हें पता होगा कि उन्हें सी शार्प पे या जावास्क्रिप्ट पे काम करना है, क्योंकि इसमें सी शार्प और जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज यूज़ होती है। लेकिन आपको एग्जैक्टली सी शार्प और जावा की स्क्रिप्ट की लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे स्क्रिप्ट के कोड जो है वो यूज़ करने हैं, और होपफुली आपको जो यूट्यूब के ट्यूटोरियल है उसके अंदर आपको स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल जो है वो या तो स्क्रिप्ट वो लिख के बता रहा होगा, या फिर उसके रेफरेंस आपको दे रहा होगा, ये मैंने यहाँ से जो है ये कोड लिया है, ये मैंने यहाँ से इसकी फ़ाइल ली है, तो उस फाइल को आप वहाँ से लेके उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये फोकस नहीं होगा या ये पर्पस नहीं होगा कि आपने जो है वो जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज सीखनी है या सी शार्प की लैंग्वेज सीखनी है। आपका फोकस होगा कि आपने जो है वो इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म करना है, और इसके लिए वो रिसोर्सेज जो आपको फ्रीली अवेलेबल हैं, और इसमें आपको जो है कोई किसी भी किस्म की जो है वो अपने तौर पे कोई प्रोग्राम लिखने की लाजमी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने तौर पे उसको सीख लेते हैं या शौक के तौर पे कर लेते हैं तो उसमें मोस्ट वेलकम आप वो कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद जो आपकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो ये है कि आप सब लोग जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर पूरा ग्रुप जो है वो प्रोजेक्ट बनाएगा अपने तौर पे।
जी, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, जी पूछे। सर क्वेश्चन ये था कि 2D करना है या 3D करना है, मतलब 2D गेम बनानी है या 3D गेम बनानी है? ओह सर वेरी 2D गुड, गेम बनानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। आपने 2D गेम बनानी है 3D बनानी है? आपका क्या दिल कर रहा है, 2D बनाना चाहते हैं 3D बनाना चाहते हैं? सर जी 3D पे काम ज़्यादा लगता है, जैसे अगर FPP बनाए, फर्स्ट पर्सन बनाए, या मतलब शूटिंग गेम बनाए या एक्स्ट्रा बनाए, तो उसमें ज़्यादा काम लगेगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर 2D बनाए तो मतलब उस पर तो मैंने इतना नहीं देखा हुआ, लेकिन मैंने तो 3D का देखा हुआ है, थोड़ा सा है, लेकिन उसका आइडिया है, लेकिन 2D का इतना आइडिया नहीं है, बट उस पर टाइम तो लगेगा 3D पे बनाए। ठीक फॉर है। एग्जाम्पल अगर कोई शूटिंग गेम बना लें या मतलब कुछ भी एक्सप्रेसिव बनाए 3D, हम्म, उस पर टाइम लगता है सर। ठीक तो है। आप बताएं, आप कोई बाउंड कर रहे हैं हमें किसी चीज़ पे बनाने का, या मैं वो ये क्वेश्चन था मेरा। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं इसका जवाब देता हूँ। आप माइक बंद कर सकते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हमाद, मैं आपसे थोड़ी देर में क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। अच्छा, जो आपका जो क्वेश्चन है कि हम 2D में बनाएं 3D में बनाएं, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 2D में बनाना चाहते हैं आप 2D में बनाएं, आप 3D में बनाना चाहते हैं हम 3D में बनाएं। और इसके बाद आपने जो पॉइंट रेज़ किया कि जो 3D गेम होती है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने जो है वो ट्यूटोरियल जो देखे हैं उसके, जैसे फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम की आप बात कर रहे हैं उसके, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 4.5 घंटे का जो है टोटल ट्यूटोरियल है। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब आपके पास जो है वो पूरा सेमेस्टर है और पूरे सेमेस्टर के अंदर आपने बनाना है, तो आप बना सकते हैं, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। लेकिन बहरहाल मैं कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि आपने यही बनाना है, आप कोई भी जो है वो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। ओके अशमान, आप जो है हैंड डाउन कर लें, और इसके बाद हमने कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है? हमाद, आप हैंड रेज करें। ओके, जी आप पूछें। सर बस यही पूछना था कि सबको अभी तक पता नहीं है, किसी ने भी गेम नहीं बनाई, तो हम 2D में बना लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। यही बस पूछना, तो आपने कह दिया कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, बस ठीक है, ठीक है, थैंक यू। माइक बंद कर लें। अच्छा, ये बात मैं बता दूं कि यूनिटी के अंदर काम करते हुए 2D डेवलपमेंट थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती है, 3D डेवलपमेंट थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है। तो मैं आपको किसी डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है, आप जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं आप करें। आपको करना कैसे चाहिए, क्या टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, तो वो मैं अगले सेशन में जो है वो आपको बताता हूँ। मेरा ये भी अभी का जो सेशन है ये क्लोज़ हो रहा है, तो मैं अगले सेशन में आपको इसके लिहाज से थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप कैसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें।